मैं तमाम स्टूडेंट्स को अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आएगा। हम इनकम टैक्स डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने ग्रुप 1 डिस्कस किया था और अब हम ग्रुप 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रुप 2 में बेसिकली प्रॉफिट्स की डेफिनेशंस हैं, प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रॉयल्टीज। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने रब्ता करना है तो फेसबुक पेज है हमारा टैक्स इन्फो, उस पर भी आप आ सकते हैं, हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स को ये वीडियो पहुंच जाए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डेट, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट से पहले हमें डेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डेट जो है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि डेट मीन्स एनी अमाउंट ओविंग इंक्लूडिंग अकाउंट्स पेएबल एंड द अमाउंट ओविंग अंडर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कि आप डायरेक्टली अगर पेएबल हैं, आपके अमाउंट्स में क्रेडिटर्स हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं, वो भी पार्टीज के एतबार से, और फिर डॉक्यूमेंट्री लेवल पे अगर आपने कोई एक्सेप्टेंस दी हुई है, बेशक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कोई फॉर्म भी है, तो इट मीन्स कि वो आपके डेट है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। वो बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, क्योंकि कंपनीज अक्सर जो हैं वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो हैं वो जारी करती हैं। आम तौर पे आम आदमी जो है या जनरली जो होता है वो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिविजुअल लेवल पे दिया जाता है। तो ये दोनों इसमें शामिल हैं, यानी कि डेट किसी भी हवाले से आपने लेना हो, पेएबल हो आपका, उसका नाम कोई भी हो, वो आपका डेट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन में ये तमाम बातें मैंने दोबारा लिखी हैं कि अगर वो आपका ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी टर्म का है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लोअर या शॉर्ट टर्म होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं वो भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, और इसी तरह से इंटरेस्ट बेस भी हैं और नॉन इंटरेस्ट बेरिंग भी हैं। ये दोनों टाइप की जो है वो डेट्स इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट वन है हमारी जी प्रॉफिट ऑन डेट। सेक्शन 2 और सब सेक्शन 46 में आपने इसको डिफाइन करना है। प्रॉफिट ऑन डेट जो है इससे मुराद क्या है। तो बेसिकली ये आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये पेएबल या रिसीवेबल जो भी हो, दोनों हो सकते हैं। तो आपका अगर डेट लिया हुआ है तो फिर आपका वो पेएबल आएगा, और अगर आपने डेट दिया हुआ है तो फिर आपका रिसीवेबल आएगा। तो इस सिलसिले में कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे करते हो वो इंटरेस्ट कहलाए, यील्ड कहलाए, डिस्काउंट कहलाए, प्रीमियम कहलाए, या उसका नाम कोई भी दे दें, क्योंकि आपने कैपिटल के रिटर्न के अलावा जो भी आप अपनी अरेंजमेंट करते हैं बिजनेस के लिए डेट के हवाले से, जो लोन आप लेते हैं, बारोइंग्स लेते हैं, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उस पर किसी भी हवाले से आप कोई भी पेमेंट करते हैं, वो आपकी अमाउंट समझी जाती है कि वो आपका प्रॉफिट ऑन डेट है। इसी तरह से आप डेट अरेंजमेंट करते हुए जो आपका एक्सपेंसेस आते हैं, सर्विस फी है या कोई और चार्जेस हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि जब तक आप वो न लेते, अरेंजमेंट न करते, तो आपको तमाम चीज़ें जो है वो उसमें डेट वाली अवेलेबल नहीं हो सकती थी। तो डेट फैसिलिटी को अरेंज करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस हैं, फाइलिंग है, आपके इनिशियल एक्सपेंसेस हैं, फिजिबिलिटी है, वो तमाम चीज़ें फिर प्रॉफिट ऑन डेट में शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे पास बेसिकली प्रॉफिट जो कमाया जाता है कंपनी की फॉर्म में, उसके दो पोर्शन किए जाते हैं। नंबर 1, आपका जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है उसको रिजर्व भी कहा जाता है, और इन वट एवर फॉर्म वो हो वो उसको टैक्स की लैंग्वेज में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। और अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है, लेकिन जब तक वो अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है वो तकसीम ना हो, उसको हम फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन में रखेंगे। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स बेसिकली हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हमारा आ जाता है कि जी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। डिविडेंड देने के लिए जो हमारी मेन कंडीशंस हैं वो 3 हैं। नंबर 1 कि पेमेंट बाय अ कंपनी
एक कंपनी बाय कंपनी का मतलब कि कंपनी जो है वो अपना पेमेंट करेगी, किसको? शेयर होल्डर्स को करेगी। और कहाँ से करेगी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से करेगी। तो ये आपके पास 3 कंडीशंस हैं जो आपने इसमें रखी हैं। उसके बाद फिर व्हाट डिविडेंड इंक्लूड्स एक डेफिनेशन है और डज नॉट इंक्लूड दूसरा उसमें आ जाता है। 2 पार्ट है बेसिकली। तो किसी किस्म की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी शेयर होल्डर्स को आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट, वही 3 कंडीशंस आ रही हैं टू इट्स शेयर होल्डर्स। बेशक वो अब कैपिटलाइज करके रखा था या उसको यूटिलाइज नहीं किया था, रिजर्व था, तो जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और जब हो जाएगा तो फिर वो आपका आ जाएगा इसमें डिविडेंड की डेफिनेशन में। क्योंकि डिविडेंड को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है कि हमने आगे जाकर डिविडेंड की जो टैक्सेशन है, उसके रेट्स हैं अलग, वो भी हमने डील करने हैं और वो एफटीआर में आते हैं। इसी तरह से नंबर बी जो इसका पार्ट है वो बी है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ ए डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म वेदर विद और विदाउट प्रॉफिट। तो किसी किस्म की जो पेमेंट शेयर होल्डर्स को की जाएगी, वो कैपिटलाइज हो या ना हो, लेकिन जो हिस्सा आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दिया जाएगा, डिबेंचर स्टॉक होल्डर्स को दें या डिबेंचर होल्डर्स को दें या शेयर होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स कह लें, या जो कन्वर्टेड डिबेंचर्स होल्डर्स थे और अब स्टॉक होल्डर्स बन गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी अमाउंट की, अगर वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दी है तो फिर वो आपका डिविडेंड की डेफिनेशन में आ जाएगा। नंबर सी पर भी फिर यही है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन to the extent to which the distribution is attributable to the accumulated profit of a company immediately before its liquidation whether capitalized or not। इसमें भी फिर वही कंडीशन है कि शेयर होल्डर्स को होगा, कंपनी की तरफ से होगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो बेशक वो लिक्विडेशन के सिलसिले में पेमेंट हो या कोई भी पेमेंट हो जो कंपनी करेगी और वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दी जाएगी, बेशक सारी पेमेंट जो है वो इसमें डिविडेंड की डेफिनेशन में नहीं आएगी। लिक्विडेशन में ज़ाहिर है कि आप एसेट्स की सेल आउट करते हैं, उसमें से सीधे जाती है, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होगा उसमें से जितनी अमाउंट जाएगी वो हमारा डिविडेंड कहलाएगा। इसी तरह से व्हाट डिविडेंड इंक्लूड में अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। समटाइम आपकी इक्विटी और डेट रेशियो को कैलकुलेट करते हुए या उसको बैलेंस में लाते हुए जो है ना वो की जाती है, इसकी डेफिनेशन को चेंज किया जाता है और उसकी जो रेशियो है उसके मुताबिक आप कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, और उस रिडक्शन के सिलसिले में जो आप वापस करते हैं तो फिर अगर वो पैसा आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हेड से जा रहा है, रिजर्व में से जा रहा है, तो फिर वो दोबारा डिविडेंड की डेफिनेशन में आ जाएगा और कंपनी की तरफ से होगा, शेयर होल्डर्स को होगा। वही बुनियादी 3 डेफिनेशन है जो हमने हर एक पॉइंट में डिस्कस की हैं और वही देखनी है। इसी तरह से एक और जो इसमें पॉइंट है कि any payment by a private company for डेफिनेशन में इसमें लिखा हुआ है कि ट्रस्ट की तरफ से हो या किसी की तरफ से हो, जब तक वो दिया जाएगा एडवांस ऑफ लोन दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि जो उसका बेसिक जो बिजनेस है वो बैंकिंग ना हो, लेकिन वैसे अगर एडवांस दे दिया जाए प्राइवेट कंपनी की तरफ से तो वो भी आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं कि वो डिविडेंड की फॉर्म में आपको पहुंच गया। अगर कंपनी दरमियान में लिक्विडेट हो जाती है, प्राइवेट कंपनी या ट्रस्ट है, तो वो इंडिविजुअल जो बेनिफिट है वो शेयर होल्डर्स का, अगर उसने लिया हुआ था पहले से लोन की फॉर्म में बेशक लिया हुआ था, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से उठाया हुआ था और वो फिर दरमियान में कंपनी लिक्विडेट हो गई या ट्रस्ट चला गया, तो उस सूरत में वो दरमियान में जो एक ड्यूरिंग दैट टाइम वो जाएगा, उसको डिविडेंड की डेफिनेशन में हम डाल देंगे और वो शेयर होल्डर को पहुंच चुका होगा और उतना फिर हम उसको नहीं देंगे, वो क्लियरेंस कर देंगे। इसी तरह से एक और है जी कि रेमिटेंसेज हैं जो कि फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान हो तो उसकी जो रेमिटेंसेज होंगी उसको भी हम डिविडेंड की डेफिनेशन में डालेंगे। ये हमारा पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड आ जाएगा और इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद है जी कि डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड। इसमें फिर यही है कि जी डिविडेंड तब इंक्लूड नहीं होगा जब आप शेयर होल्डर्स को बेशक पैसा दें लेकिन वो इसमें से ना हो और उसमें एंटाइटलमेंट के सिलसिले में ना हो, सरप्लस ना हो, या आप लिक्विडेशन पर ना दे सकते हो, और फिर वो डेफिनेशन भी हमारी है कि वो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से ना हो बेसिकली। तो वो सरप्लस एसेट्स जो हैं वो अगर आप बेच कर दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग लिक्विडेशन का अपना प्रोसेस है, वो उसको हम डिविडेंड में नहीं देंगे। इसी तरह से एनी एडवांस आर लोन मेड टू शेयर होल्डर बाय कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक बैंकिंग का बिजनेस करती है कंपनी, लैंडिंग करती है मनी की,
और उससे वो एडवांस लेता है, तो वो प्राइवेट कंपनी वाली की एक्सेप्शन आ गई यहाँ पर कि आम प्राइवेट कंपनी अगर लोन देती है तो वो तो डिविडेंड में एडजस्टेबल है क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया था, लेकिन उस कंपनी का अगर बिजनेस ही वही है लैंडिंग बाइंग बारोइंग करना, तो फिर वो उसमें डेफिनेशन से निकल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और पॉइंट है जी कि जब आपने एनी डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी विच इज सेट ऑफ by the company against the whole or any part of any sum previously paid or and it's by it and treated as a dividend within the meaning of 3 subclass E जो है वो हमारा है, यानी कि वो अगर डिविडेंड पहले से कोई दिया हुआ है या उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और वो एडजस्टेड है ऑलरेडी, उसको भी हम डिविडेंड में शामिल अब नहीं करेंगे, वो पहले तो मौजूद होगा। फिर रेमिटेंसेज अगर दी जाएंगी तो वो हमारा रेमिटेंसेज का पॉइंट उधर था इंक्लूड में, लेकिन एक जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है E&P, उसको जो है वो हमने शामिल नहीं करना, वो डिविडेंड में शामिल नहीं होगा क्योंकि उनको टैक्सेशन में हमने बेनिफिट देना है, तो पाकिस्तान सोर्स से डिविडेंड होते हुए भी वो डिविडेंड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में यही है कि आपने जो डिविडेंड नहीं दिया और अभी तक रखे रखा हुआ है, वो तमाम चीज़ें अभी करंट ईयर का प्रॉफिट हो या फिर आपका वो सबका ईयर्स का हो या उसमें बहुत सारी चीज़ों सालों का शामिल हो ईयर्स का प्रॉफिट, वो तमाम इसमें शामिल हैं जब तक कि वो आप ना लें और वो आप होल्ड किए रखें। तो इन तमाम डेफिनेशन में एक ही कॉमन चीज़ है कि वो कंपनी की तरफ से होल्डिंग होगा। तो ये तमाम सारे पॉइंट हैं वो आपके सामने हैं, इनको आप देख सकते हैं एक्यूमुलेटेड का, इनमें करंट ईयर का भी हो और एक्यूमुलेटेड जो पिछले सालों के आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी सारी इसमें शामिल है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है रॉयल्टीज़। किसी भी चीज़ का जो हक देना है या पेटेंट्स हैं या लाइसेंसिंग है या कोई मॉडल है जो आप देते हैं या कोई और इस तरह के वीडियो टेप्स हैं या साइंटिफिक वर्क है या फार्मूला है या कोई ऐसी न्यूज़ है या कोई ऐसा कोई वीडियो टेप है या कोई टेलीविज़न की कोई ऐसी चीज़ है जो कि ब्रॉडकास्टिंग में आती है, तो फिल्म है कुछ भी है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हुए जो एक ओनर अपनी रॉयल्टी लेगा या अपनी पेमेंट वसूल करेगा, वो अपना राइट टू यूज़ जो है वो देगा किसी और को, तो वो तमाम चीज़ें हैं। इसमें बड़े बड़े ऑथर्स अपनी बुक्स की रॉयल्टीज़ लेते हैं, इसमें एग्जांपल है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रॉयल्टी में आ जाती हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। द रिसीट ऑफ राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेज और साउंड, इसमें साउंड भी है जी, सेटेलाइट केबल ऑप्टिक फाइबर, और इसमें किसी भी चीज़ का जो राइट टू यूज़ है ये आपने किसी को अगर दे दिया जो आपका राइट था और आपने उसके एसेट्स को होल्ड किए हुए था और आपकी अपनी इन्वेंशन थी, तो उसको आपने जब किसी दूसरे को दिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या आपकी जो मलकियत है उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट मिलेगी, इसका हम देंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और जो नेक्स्ट इसमें है कि सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल इंडस्ट्रियल या कमर्शियल और साइंटिफिक नॉलेज जो आप देते हैं और उसकी जो हम रॉयल्टी लेते हैं। इसी तरह से यूज़ ऑफ राइट टू यूज़ एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट है, कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो दिया जाता है, तो वो भी इस रॉयल्टी के अंदर शामिल है। इसमें रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, ये रॉयल्टी का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं 2-3 पॉइंट और भी हैं जो कि किसी के असिस्टेंट्स को दिए जाते हैं या किसी तरह से आप हेल्प करते हैं और वो एप्लीकेशंस है या उसके ऊपर जो है ना वो काम किया जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें ताकि रेलेवेंट स्टूडेंट्स तक ये हमारा मटेरियल जो है वो पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।